अब बोलो, क्लास में पहले डाउट बोलो, पार्ट 1 में। एक सर वेज पे आपने बॉल स्ट्राइक हो गया, वेज पे बॉल बॉल आ रही है उसमें ऐसे वेलोस कैसे आ रही है? वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉल नहीं कर रही, बता। वर्टिकली फॉल कर रही है। हाँ तो अपन को इन दोनों के मासेस का रेशियो बताना था सच दैट बॉल बिकेम हॉरिजॉन्टल आफ्टर इम्पैक्ट एंगल 37 तक। ठीक है, अब बोलो क्या डाउट है? इसमें मेरे को ये पूछना था, इम्पल्स के आपने ऐसे इम्पल्स का रेशियो लिया था आपने। इसका वी आया हाँ आया। कैपिटल एम, इसका वी नॉट, इम्पल्स हमने जे बनाया। हाँ अब बोलो, जे साइन थीटा की वैल्यू स्मॉल एम वी, जे कॉस थीटा की वैल्यू एम वी नॉट कॉस थीटा प्लस एम वी साइन थीटा। ये ठीक है, मैं कह रहा कि सर इस पे अब एक और बताओ उससे करके बता देंगे आपको, किससे? वेलोसिटी के कंपोनेंट लेके। नहीं, इम्पल्स का रेशियो तो इन्फॉर्मेशन लूज हो जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है? वो तो करना पड़ेगा नहीं, ना। अगर उसका वेलोसिटी के कंपोनेंट कर देंगे तो उससे फिर इम्पल्स में इक्वेशन बन जाएंगे। हाँ, तो दिक्कत क्या है? तो मेरी आंसर से अलग आ रहा था, उससे मैंने मेरा इम्पल्स कंपोनेंट की। से ही तो किया, और कैसे किया? ये कंपोनेंट से ही तो किया है, वी नॉट कॉस थीटा। ये इम्पल्स कहाँ से लिखी मैंने? जे का वर्टिकल कंपोनेंट, शायद ये जे अकेले ही है ना। ये कैसे लिखा? ये ऐसे ही तो लिखा है। अब क्या कहना चाह रहे हो? आपने ऐसा किया था कि जे cos थीटा जे sin थीटा की वैल्यू निकाली थी हम्म, हाँ और फिर हाँ, फाइनली आगे तो मोमेंटम कंजर्व किया था। हाँ, वो तो इंडिविजुअली जे की इक्वेशन लिख दो, मोमेंटम कंजर्व हो ही गया है। देखो ये हो गया ना। हाँ तो ठीक तुम्हें है, डाउट कहाँ है? मैंने कुछ गलती की। मतलब क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था, ये अगर वी नॉट से ऐसे गिर रहा है, ऐसे ही था ना। अब ये इधर पहुंच गया, तो इस पे जो इम्पल्स का चेंज आया, इस पे जो इम्पल्स आया वही इम्पल्स इस पे आएगा, तो तुम्हें इससे इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, और फिर हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि इसका वर्टिकल मोमेंटम खत्म हो गया ना इसका, तो जे का वर्टिकल कंपोनेंट जो रहा होगा जे कॉस थीटा ही एम वी नॉट है। ठीक। सर एक और था सर, जो और ये जे जैसे साइन थीटा बाय एम ये है। ये बनी इंफॉर्मेशन। अब बताओ, हाँ सर वो कोलिजन कौन सा था? इलास्टिक इनइलास्टिक कौन सा था? अब कोलिजन की कंडीशन लगा दो, हो गया। एक ही इलास्टिक अननोन तो दिया है था, जे, इलास्टिक दिया था। तो अब अप्रोच सेपरेशन लगा दो। समझ गया ना, हर चीज जे के टर्म में लिख चुके हैं, अप्रोच सेपरेशन लगा दो, जे कट जाएगा। चलो और कोई? हाँ सर वो जो आप कह रहे थे सर, ट्वाइस हो जाएगी इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब जब लॉस गेन बराबर हो तो डायरेक्टली हाँ, वेलोसिटी। इलास्टिक कोलिजन अगर होगा तो इसमें हाँ हाँ बताया था ना, यहां से बीच में एक मैक्सिमम वेलोसिटी का केस बनेगा, हाँ कॉमन वेलोसिटी का। ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। वापस से जब ये रिलैक्स होगा, तो ये V1, ये V2, ये V1 डैश, ये V2 हाँ डैश, तो एक तो ये आएगा अप्रोच सेपरेशन। तो यहां से जो इम्पल्स लगा है वही इम्पल्स यहां से यहां के बीच में लगा है, तो जो चेंज इस पे डेल्टा आया वही डेल्टा फिर से आएगा, डेल्टा टू डेल्टा। हाँ सर है ना। और यही हमने यूज किया था बाकी में। तो पहले जैसे ये क्वेश्चन था 3-2, इस पे 6 मीटर पर सेकेंड, ई की वैल्यू 1, इलास्टिक कोलिजन के लिए बात करें, हाँ तो बीच में केस क्या बनेगा? 18/5, 3.6। तो इस दौरान 2 की वेलोसिटी कितनी बढ़ गई? 3.6 हो गई जीरो से, तो यस अब कितनी हो जाएगी? 7.2। हाँ और 3 की वेलोसिटी 6 से 3.6, 2.4 घट गई, हाँ 2.4 और घटेगी। ये आंसर हाँ सर याद आया? हाँ ठीक है। यस। अब इसी में अगर इसके पास भी वेलोसिटी होती, जैसे 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी बढ़ती टर्म ठीक है, जैसे इसकी वेलोसिटी ले ली मैंने 1.5,
कितने 18 1 मीटर पर सेकेंड, 18 और 2 20, तो कॉमन कितना आ जाता? 18 और 2 20 4। 4 आ जाए। तो अब बस हम ये लिखते कि वहां 1 से 4 हो गई तो अब 4 से 7 हो गई, 7। यहाँ 6 से 4 हो गई तो ये हो गई 2। हाँ ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में। अगर इसी क्वेश्चन में E 1/2 होता तो हाफ सिंपली टाइम्स स्क्वायर। यहाँ कितनी बढ़ी? 1 से 4 3 बढ़ी, हाँ। अब 1.5 बढ़ेगी तो 1.5 बढ़ेगी। 5.5। हाँ। इसकी 6 से 4 2 घटी, अब 1 घटी, आ गया? इसकी कॉमन निकालना। हाँ। ठीक है, और अगर लॉस पूछा होता इस दौरान काइनेटिक एनर्जी में लॉस E की वैल्यू Half 1/2 of- पे, तो हाफ रिड्यूस मास 6/5 V रिलेटिव का होल स्क्वायर 1 - 1/, ये लॉस। ठीक, चलो इसी को हमने इन सब क्वेश्चन में यूज किया था कि जैसे इसको हमने वेलोसिटी V दे दी, ये कैपिटल M है, तो यहां से बीच में एक स्टेट आएगी जब दोनों एक साथ जा रहे होंगे कॉमन वेलोसिटी से, हाँ। कॉमन, ये mv/m+m, तो ये डिफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है। इससे वापस जब आए तो वापस से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो दिस इज द केस ऑफ रिफॉर्मेशन। और कंप्लीटली रिगेन कर लिया तो जितना चेंज आया था उसका दुगना चेंज आएगा, ये इसकी वेलोसिटी। ठीक है, ये सिमेट्रिसिटी से था ना? हाँ हाँ, मतलब एक काइंड और ऑफ जो- वन डायमेंशनल कोलिजन है, एनर्जी कंप्लीटली रिगेन हो गई, तो हाँ। जितना डिफॉर्म हुआ उतना ही रिफॉर्म हुआ। सर थोड़ा एनएलएम से भी सोच सकते थे ये चीज। कैसे भी सोच लो, हाँ अरे- सिमेट्री। जैसे इसकी वेलोसिटी अगर v0 थी तो इसकी भी v0 होती मान लो, तो फिर यहाँ कुछ और आता, तो यहाँ हमें क्या देखना पड़ता, यहाँ से यहाँ इम्पल्स दोनों का कितनी movement लगी, वही इम्पल्स हम फिर लगा देते, जैसा अभी किया था हमने। ठीक, और जैसे हाइट तक- पूछने के लिए हाफ रिड्यूस मास V रिलेटिव स्क्वायर mgh। सही। तो जैसे जो लॉस होता है वो डिफॉर्मेशन में और हीट में दोनों में आता है। वो कहीं भी जा सकता है, ग्रेविटी में भी जा सकता है, स्प्रिंग में भी जा सकता है, हाँ। कहीं भी जा सकता है। कुछ नहीं आ रहा समझ में तो हीट और डिफॉर्मेशन में चला गया। और कोई? सर एक आपने जो वो पूछा बनाया था, इनिशियली आपने सेंटर ऑफ मास सॉलिड कोन का आधी काट के निकाला था समझाने के लिए, तो सर वो सॉलिड कोन चीज का डायरेक्ट कहाँ निकाला है? h/4 इंटीग्रेट करके नहीं। आया था ये। नहीं h/4 निकाला था, उसके बाद आपने इसको आधा काटा था, फिर इंटीग्रेट करके आपने इसका वैसे में निकाला था एक्स डायरेक्शन में कितना शिफ्ट होगा, तो वो चीज हमारी r/π निकली थी। वो तो सॉल्व करके आया, कुछ नहीं, हाँ मुझे भी नहीं याद क्या आएगा। हाँ सर, बट फिर मैंने इसको ऐसा सोचा था कि ये जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट टिप है तो उसको ये उसमें, निकाला था ऐसा, हाँ ऐसा ना? यही चीज है, एक्स में हाँ कितना तो शिफ्ट है। ओके ओके, निकालना पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन से नहीं निकलेगा। सर वैसे मैंने इसको देखा तो ये नीचे वाली अपन डिस्क मान सकते हैं, नीचे वाले सरफेस को नहीं काट दूं तो नहीं, तो नॉन सेंटर यूनिफॉर्म जॉइनिंग डिस्क लाइन पे आ बनेगी रही ना, थी। नॉन यूनिफॉर्म डिस्क बनेगी ना इसको, अगर तुम चपटा मानोगे तो। ऐसी डिस्क नहीं बनेगी बीच में मोटी यहाँ पतली। हाँ यहाँ से मेरा, देखो तो डिस्क दिख रहा है, लेकिन वो डिस्क नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है। सर मैं जस्ट छोटे से इंटीग्रल पार्ट को मान रहा हूँ, एलिमेंट्री डिस्क मान रहा हूँ इसे, वो नहीं मान रहा ऊपर से देखने पे। लो, जो हाँ, तो वैसे सबसे जो नीचे वाली डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास, और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना, उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, उस पे सेंटर ऑफ मास लाइन कर रहा था, तो वो इस ऐसी इत्तेफाक से हुआ था। एवरेज सा हो जाए। ये क्या, इसको इसका सेंटर ऑफ हाँ, मास कहाँ? और इस ये वाले जो ऊपर पॉइंट टिप है ना, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा था, वो भी लीनियर वेरिएशन से आ रहा था, मतलब जो हाँ एच का रेशियो था ना वो उतना ही तो एक्स था। फंक्शन ही लीनियर बनेगा, हाँ जी, ट्रायंगुलर सेक्शन ही तो दिख रहा है, तो triangular ट्रायंगल से। का ऐसे ही तो होता है। हम तो सेमी सर्कुलर को इंटीग्रेट कर रहे थे ना, और तो इन सबको छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ सकते हो ना, छोटे छोटे ट्रायंगल में। हाँ हाँ इस तरह के, हाँ तोड़ सकते हैं। है ना? अच्छा समझ रहा हूँ, हाँ ठीक। चलो, जबरदस्ती जुगाड़ के चक्कर में थोड़ा इंटीग्रेशन करो। हाँ, बाकी कोई? चलो पार्ट 2 देख लिया। हाँ सर एक वो था
एक थ्रेड के ऊपर आपने एक रिंग बनाई थी, हाँ और रिंग से किसी थीटा एंगल पे एक बॉल लटकी हुई थी, हाँ और उस बॉल को अपन ने छोड़ा था, तो आपने टेंशन और वेलोसिटी पूछे थे बॉटम पे। ऐसा था। हाँ यही है। तो इसमें अगर मैक्सिमम एंगल कवर्ड पूछे तो कितना होता ये थीटा नॉट उस समय उस तरफ थीटा नॉट ही आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? है? सिमेट्रिक थीटा नॉट ही तो आएगा। वेलोसिटी तो आ जाएगी इसके पास। अरे फाइनली वेलोसिटी दोनों की, अभी वेलोसिटी 0 है हाँ, तो फाइनली भी दोनों की 0 होगी, बीच में मैक्सिमम आई होगी। बीच में मैक्सिमम कब आएगी? ये, ये बीच में मैक्सिमम होगी। अब समझ आया? और इसकी इधर, इसकी इधर मैक्सिमम। क्लियर? ठीक है। ये एसएचएम करेगा ना? एसएचएम स्मॉल एंगल के लिए करेगा। अगर थीटा स्मॉल होगा तो एसएचएम करेगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट म्यू। म्यू बाय नहीं, म्यू तो मास है, एल बाय जी करना है ना हमें, एल बाय जी करना है ना। तो मास कम हो गया तो समझ गए ना, आई बाय एम जी एल लगेगा। एम में तो आई बाय एम जी एल ये आएगा टाइम पीरियड इसका स्मॉल एंगल के लिए। ये मैंने ऐसे निकाला, अगर पेंडुलम फिक्स होता तो आंसर क्या आता? तो 2 पाई अंडर रूट आई एम एल स्क्वायर बाय एम जी एल बन गया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो टॉर्क तो अब भी उतनी है, टॉर्क तो यही लगा रहा है, बस मास इफेक्टिव बढ़ गया तो म्यू एल स्क्वायर ये आएगा टाइम पीरियड। इफेक्टिव ऐसे सीधे लिखना सही है? सही है। क्या सही डायरेक्ट कैसे लिखा मास? ये जुगाड़ है। अच्छा मतलब अपने वो तो derive बताते करके थीटा बन रूट जाता होगा। म्यू बाय के होता है, पर लेकिन इसमें इनर्शिया कैसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दी। सेंटर ऑफ मास को स्टॉप किया ठीक है, ठीक। एक्स डायरेक्शन में, तो ये ऐसे ऑक्सीलेट करने लगेगा। अच्छा हाँ, ऐसे कर सकते हैं। वो छोड़ो, वो तो ऐसे चमका, अभी तुम इसमें बात करो। ये समझ आया कहाँ मैक्सिमम स्पीड होगी? ये तो चलो फर्जी है, टाइम पीरियड ऑन पीरियड निकालना। हाँ ये आ गया था समझे, मोशन कैसी हो रही है, एनर्जी लूज वहीं करेगा पूरी। टेंशन कैसे निकालेंगे, बॉटम पे वो निकाल लिया, हाँ वो रिलेटिव करके सर्कुलर लेंगे, हम्म। सर्कुलर मोशन में बताया था। इसको स्टॉप करोगे, इसकी वेलोसिटी कुछ लेंगे v रिलेटिव, और फिर एम वी स्क्वायर बाय आर लगाएंगे। एमवी स्क्वायर। और बोलो, तो आ जाओ पार्ट 2 पे जल्दी। पार्ट 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v रिलेटिव dm बाय dt, ये हमारा थ्रस्ट है। लगभग सभी क्वेश्चन में ऐसे ही लगाना है ना। या हम क्या करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा जो आना होगा। मतलब पहले एम नॉट वी नॉट है, फिर एम नॉट प्लस डी एम वी नॉट प्लस डी पी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। में डीएम लगाना जरूरी है? मान लीजिए कि हम किसी टाइम पे ही मान लेते हैं, तो टाइम पे उस टाइम का एम लिखो, लो, उस टाइम का हम लिखा है। तो फिर हम ये लगा रहे हैं एम वी इक्वल टू जस्ट बिफोर कॉलिजन और जस्ट आफ्टर कॉलिजन। तो अपन initial हमें थोड़ी पता थ्रू आउट मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, छोटे से इंपैक्ट के लिए भले कंजर्व मान लो, अच्छा, ठीक है। है ना। ये जो dm into dv वाला टर्म आएगा, इसके लिए कुछ रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ तो डीएम वो क्वेश्चन में गिवन होगा ना। जो वेलोसिटी के साथ अरे ऐसा होगा, जैसे देखो ये है तुम्हारा रॉकेट या कोई सिलेंडर होता, ये वी नॉट से इंटर किया इस स्पेस में, और स्पेस में बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, स्टिकी पार्टिकल, और ये स्टिक कर जा रहे हैं। तो ज्यों ही ये जब इंटर करके कहीं किसी भी इंस्टेंट पे जाएगा, तो ये डीएम मास यहाँ से इससे हिट करेगा। सोचो अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो डीएम मास इससे हिट करेगा, तो पहले मोमेंटम m, वेलोसिटी v। अब m में dm आया, वेलोसिटी में कितना हो गया dv, और dm की वैल्यू रो a v dt, ये चला।
सही है। इसको खोलो, एम भी, एम डी भी, वी डी एम, डी एम डी भी नेग्लेक्ट कर दिया, एम भी कट गया, एम इंटू डी भी इज इक्वल टू माइनस वी डी एम बाई डी वो टी बाई डी डी टी, ये बना, ये थ्रस्ट लिखा है, ये मास इंटू एक्सिलरेशन लिखा है, तो v रिलेटिव dm बाय dt बाय उस समय का मास, बन गया ये फॉर्मूला। तो वैसे इसमें डीएम इंटू डीवी नेगलेक्ट करना सही है? हाँ बिल्कुल सही है। नहीं मतलब ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब वो तो फिर क्यों, जब equation dm पूरी- जिंदा है तो dm इंटू dv का प्रोडक्ट तो मर ही जाएगा ना। क्या का सही क्वेश्चन नहीं पाया ठीक। ये कहाँ कटे, ये नहीं कटते तो वो जिंदा रहता है ये। अच्छा ठीक है एम के वाले टर्म में ठीक है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन हम ऐसे निकालेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं। थ्रस्ट लेकिन वाले इस- लिखने में ज्यादा फील लगा। हाँ, तो थ्रस्ट से लिखने में क्या होगा, ज्यादा आसान पड़ जाता है। एक तो ऐसे लिख सकते हो, अपने आप तुम्हारी डिफरेंशियल बन के आ जाएगी, है ना। दूसरा और तरीका क्या होता, चलो, तो दूसरा तरीका हमारा क्या था कि हमने किसी भी टाइम पे माना कि ये एक्स एंटर कर गया, है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस पे एक फोर्स आ रहा है कितना, v रिलेटिव dm बाय dt, और dm बाय t रो ए v स्क्वायर, झिल गए। वेलोसिटी इसकी इस इंस्टेंट की, तो अब हम लगाते तो इसका एक्सीलरेशन मतलब dv बाय dt माइनस रो ए v स्क्वायर बाय मास। लेकिन दिक्कत यह है कि इस समय का मास m नॉट था, इस समय का मास हमें नहीं पता। तो अब इसके बाद हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लस इस समय का मास लिख सकते हो कितना होगा, रो ए वी सिलेंडर का वॉल्यूम। रो ए एक्स। हाँ ऐसे ही करा था, बहुत घातक चला गया था इससे बहुत ज्यादा। ये समझ आया, रो ए एक्स, क्योंकि इसका मास जो ऐड हो जाएगा ये, तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, वी डी बी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। बहुत गंदा गया था, क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करनी पड़ी थी, धराचार्य लगाना पड़ा एक था। मिनट, क्वाड्रेटिक लीनियर बनेगी रे। नहीं क्वाड्रेटिक बनेगी ना, जब अरे v यार नॉट और dv बाय t v, इक्वल्स टू 0 पर v नॉट भी तो कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो अरे तुम वो छोड़ो, ये बताओ, ये लीनियर लीनियर है दोनों, हाँ दोनों के लॉग कट जाएंगे, हाँ लॉग कट गए ना। हाँ, तब भी अभी तो फिर v को dx by dt भी तो लिखना पड़ेगा, फिर से हाँ तो इंटीग्रेट करना dx पड़ेगा। हाँ तो कर सकते हैं ना, तो तो उससे अच्छी बात है, quadratic- v तो x में लीनियर आई ना। नहीं x में फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी टाइम के रिस्पेक्ट में, जब तो dx by देखो। dt लिख के करेंगे तो। 0 से v, सॉरी v नॉट से v, ये बनता, तो v बाय v नॉट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अभी देखो बहुत ये वहाँ संघर्ष पर जो वो हमने रो किया ए ना, भी आएगा ऊपर, रो अरे ए भी देख तो आएगा लो। डिफरेंशिएशन में। वो तुम अभी छोड़ो, यहाँ देखो, यहाँ करते तो ये लॉग के अंदर बनता, लॉग v बाय वी नॉट इज इक्वल टू, शायद यहाँ एक रो ए ऊपर है, तो वो सब कटना है, हाँ हाँ वो तो कट गया। एम नॉट प्लस रो ए एक्स, वी रो एक्स ये नेगेटिव आएगा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, बनता। इसको इधर ले जाऊं, हाँ कुछ अच्छा लग रहा है ये देखने में। हाँ, ये कंजर्वेशन मोमेंटम जैसे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा है, हम्म सही बात है, क्योंकि जो पार्टिकल इससे हिट करते वो तो पार्टिकल रेस्ट पे थे ना। मतलब ये क्वेश्चन क्या लिखा है ऐसा, एम नॉट वी नॉट से जाके टकरा रहा है, और ये जो पार्टिकल इससे टकरा गया, और टकराने के बाद इसका मास एम नॉट प्लस डेल्टा एम हो गया, नया मास, वेलोसिटी हो गई v। तो हमने जो पार्टिकल टकराए और इसको एक सिंगल सिस्टम मान लिया, तो सिस्टम के पास मोमेंटम इतना था, अब सिस्टम के पास मोमेंटम इतना है, मिल गई वेलोसिटी डायरेक्ट एक्स के टर्म में। आया समझ में, यस बाय एम एट टाइम टी, क्लियर। तो अब हमारी जो इक्वेशन थी
रो ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम डी वी बाय डी टी, इसमें m वेरिएबल था। अब इस m की वैल्यू हमें मिल गई m v नॉट बाय v। अब तो हो गया हमसे इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से। v को इधर भेजो, क्योंकि इस डिफरेंशियल में दिक्कत यही आ रही थी, m वेरिएबल था। तो m वेरिएबल की जुगाड़ कैसे मिली, हमने इसका और इसका मिला के मोमेंटम कंजर्व कर दी। As proved? ठीक है। तो ये कई बार बहुत काम आता है कि अगर हमें पता चल जाए, जैसे मान लो ये इसमें रेन कलेक्ट हो रही है, इसकी वेलोसिटी v नॉट मास m नॉट, ये म्यू किलोग्राम पर सेकंड से कलेक्ट हो रही है। तो किसी भी टाइम पे इसमें रेन इतनी इकट्ठी हो गई, इसकी वेलोसिटी v आई, तो इस पूरे में हम सीधे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सोच पा रहे हो, है ना? मान लो इसी में रेन तिरछी गिर रही होती, v से एंगल होता थीटा, तो अब क्या इक्वेशन बनती, mv नॉट cos थीटा m नॉट v नॉट प्लस म्यू टी v का साइन थीटा। v का cos थीटा है क्या सर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन नहीं होगा? अरे मोमेंटम साइन लिखा, ही आएगा। ये मोमेंटम कैरीड बाय रेन। अच्छा हाँ, रेन कितना मोमेंटम लेके आई, ये मोमेंटम कैरीड बाय कार्ट। ये तो दे रखा है क्वेश्चन में अलग से, म्यू किलोग्राम पर सेकंड। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन क्यों आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि ये जो कितना मोमेंटम लेके आया है ये हम निकाल पा रहे थे, इसीलिए क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। लेकिन दूसरी वैरायटी ये थी कि अगर इसमें से ये निकल रहा होता और विथ मजल स्पीड भी रिलेटिव कांस्टेंट, तो इसका मास था m नॉट, ये म्यू किलोग्राम पर सेकंड से बाहर निकल रहा है। तो दिक्कत क्या हो रही थी इसमें कि जो ये बाहर निकल रहा है इसकी वेलोसिटी अगर v है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v रिलेटिव माइनस v है, और v वेरिएबल है, तो इसका मोमेंटम कैरीड वेरिएबल है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। सर अगर इसमें वर्टिकली गिर रहा होता तो इसमें फोर्स लगता, तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता ना, हम तो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे। तो फोर्स नहीं लगता ना इसको कुछ एक्स्ट्रा? वर्टिकल में लगता ना, इसमें हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वर्टिकल में गिर रहा होता। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ऐसे गिर रहा है, हाँ, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो इसकी वेलोसिटी v नॉट ही रहेगी किसी भी डिस्टेंट पे। समझ गए? चलो, तो इसीलिए पहले क्वेश्चन में क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी लेके जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो यहां हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना के ही करना पड़ेगा। किसी भी समय इसका मास m, इस पे एक फोर्स कितना v रिलेटिव dm बाय dt, और अच्छी बात है ये फोर्स कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट निकल आया। लेकिन मास वेरिएबल है तो एक्सीलरेशन इस तरीके से वेरिएबल आ गया। क्लियर? अब इंटीग्रेट करके आंसर निकाल, रॉकेट प्रोपल्शन वाला क्वेश्चन। चेन वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने क्लास में। हाँ, अब जो मैंने शीट अटैच की है उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है, खासकर शुरू के 17-18, जिसमें वेरिएबल मास सिस्टम की सभी वैरायटी के क्वेश्चन मैंने डाल रखे। बन ही नहीं रहे थे। बहुत अच्छे थे। ट्राई करो एक दो बार। बहुत अच्छे हैं। वो कुछ एक क्लाउड वाले क्वेश्चन थे, वो समझ में ही नहीं आए। मतलब अरे क्वेश्चन ऐसे हैं शायद कि एक रेल ड्रॉप में ये मास गिर रही कैसे है, है? हाँ, मास ये कैसे ड्रॉप है? ऐसे गिर रही है, मास m नॉट v नॉट। अब किसी भी समय पे इस पे मास कलेक्ट हो गया, अच्छा, तो हो इसका गया। मास m हो गया, वेलोसिटी v हो गई। एक तो यही इक्वेशन हमारे पास है। नहीं यार, नहीं वही नहीं समझ में आता, मास कहाँ से है? डैश पार्ट। एक मिनट, अगर ग्रेविटी नहीं है तो, अगर ग्रेविटी है, दे रखा था ग्रेविटी, ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं है तो हम ये कर सकते हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये बहुत आसान हो जाता। ठीक है, मतलब समझ गए ना? लेकिन हाँ, ऐसे मत सोचो कि बिल्कुल ही इतना आसान हो जाएगा। m भी
ये रिलेशन आया अगर ग्रेविटी नहीं है। और अब इस पे हम क्या करते, फोर्स आता v dm by dt इज इक्वल टू m dv by dt, ये बनता। और m की वैल्यू ये उठा के छाप दें, m की वैल्यू m नॉट v नॉट बाय v dv by dt। क्लियर? तो ये इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। अब दिक्कत है अगर इसमें ग्रेविटी होती तो किसी भी समय हमने मास m लिखा, इस पे एक mg फोर्स आया, एक v dm by dt फोर्स आया, इज इक्वल टू m dv by dt, ये आता। अब बस हमें यहाँ dm by dt चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये गिवन होता है। जैसे कह दिया dm by dt कांस्टेंट है, म्यू छाप लोगे, या कहा कि इसकी रेडियस एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है k, या ये गिवन होता, तो dm by dt कितना होता, रो a dv by dt, रो a क्या है, रो इंटू वॉल्यूम, और ये रो 4 पाई r स्क्वायर dr by dt लिख सकते हैं। मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी कि dm by dt कैसे निकालना है, ठीक। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, पूरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब में डिफरेंशियल बनाना है। डिफरेंशियल बनाओ, सॉल्व करने में लंबा जाएगा और सभी डिफरेंशियल। सर एक आपने जो भी बताया ना कि उसमें कार्ट में से अगर वर्टिकली वाटर गिर रहा होता तो फिर इसका उससे फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन इसका मास तो कम हो रहा है तो इसका मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। अरे जो पानी निकल रहा है वो मोमेंटम लेके जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। अरे यार इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल गिर रहा, मतलब इसके पास v नॉट है ना। हाँ, सही। ठीक है, हाँ सर। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे एक आइस होती, इसका v नॉट है स्मूथ सरफेस पे, ये मेल्ट हो रही है और मेल्ट होके इसका मास हो गया m/2, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v नॉट ही रहेगी, v नॉट, क्योंकि जो पानी मेल्ट हो रहा है वो पानी खुद v नॉट से जा रहा होगा आगे। ठीक है, या कोई ड्रैग ही नहीं है, रोकेगा कौन? तो जो शीट के क्वेश्चंस है खासकर 12, 15, 17 जो भी है, काफी कर रहे हैं और टाइम लगेगा उनको करने में, तो इत्मीनान से आराम से एक एक दो दो ट्राई करो। आंसर मैंने इंटेंशनली दे रखे हैं कि सो दैट नहीं आए तो तुम फिर से सॉल्व करके चेक कर लो। ठीक है जी, तो करो फिर, वो सॉल्यूशन में तो समझ में आ ही जाएगा। वैसे जनरली पूछे नहीं जाते क्वेश्चन में ये, लेकिन एक थॉट डेवलप हो जाएगा ना तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी आगे क्वेश्चन समझने में। ठीक है, तो ट्राई करो उनको, कल अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को, है ना, या परसों, परसों करेंगे, परसों है मेरी क्लास, कल नहीं, तो परसों इसको डिस्कस करेंगे। थ्रेड का स्टेटमेंट खाली वेलोसिटी इसके वर्टिकल इसके थ्रेड के अलोंग वाली लॉस होगी ना, 9, 9:30 बजे है ना, हाँ अलोंग वाली। चलो पार्ट 1 सेंटर ऑफ मास जल्दी निकालो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। 1, 2 कोई बताना। तो दूसरे का मेरा बॉम्बे बन रहा था। हाँ गलत करने से आता है बॉम्बे, पहले किया है। अरे ये तो एरिया से सीधे सीधे नहीं कर पा रहे। हाँ वही किया था सिंपल, ये मैं दोबारा ट्राई कर लूंगा। पहले 3a/4 था, ये लिया था। अब ये फैल गया पूरे में। हाँ नई हाइट एरिया 4 गुना a/4, a/2 से a/8। हाँ पहले a/2 में भरा हुआ था, शायद ऐसे ही था ना, लिक्विड इतने में था ना पहले। हाँ यही। अब ये a/8 हो गया, मतलब a/16, तो 3a/4। a/8 तो सेंटर मास होगा क्या? सेंटर ऑफ मास ही तो लिख रहे हैं। नहीं सर, मैं a/8 टोटल हाइट a/8 ही तो हाइट आएगी, पहले a/2 थी। एक मिनट, ये
एक तरफ a बड़ा हाइट एक नहीं तरफ आएगी। a/2। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ सेंटर रहा ऑफ था मास ए बहुत बाई आगे। टाइम। a/4 हाइट into mg। वैसे भी चेन्नई का शायद mg है। चलो थर्ड पे आओ। ये वाला होता है। velocity vector before collision is ये कैसा है? ये आएगा ना, दोनों पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? e है। e है कि 1 है? ई e है। ये तो e स्क्वायर नहीं बनेगा, दो बार e नहीं आएगा कहीं। वही दो बार नहीं सर, वो नहीं एक ही बार आएगा। करना तो वेलोसिटी एक बार एक्स कंपोनेंट में आएगा, component। एक बार वाई में आएगा। हाँ हाँ नहीं तो x और y ए से टकरा रहे हैं ना, वहाँ पे मतलब XY में एक revolve बार कर दीजिए। along the परपेंडिकुलर normal कंपोनेंट। component। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसके पास vx था, vy था, ऐसे था, ये vx ये vy, ऐसे कर लेते हैं। आफ्टर इम्पैक्ट इसके पास ये vy जो का था, ये vx। अब आफ्टर कंपोनेंट evy evx, तो एंगल तो बिल्कुल झोंका तो पलट गया। तो ये e टाइम्स v वेक्टर का नेगेटिव चैनल, दोनों कंपोनेंट e गुने हो गए और पलट भी गया, तो माइनस ev। ये एंगल का कैसे बोला? कुछ भी मान लो, थीटा फर्क क्या पड़ा? नहीं, एक दोनों बार जगह एक सेम। कंपोनेंट e गुना, एक बार दूसरा कंपोनेंट e गुना और पलट गया। दोनों पलट गए ना, ये भी पलट गया, ये भी पलट गया। नहीं, दोनों दोनों थीटा एक सेम ही होंगे इधर, जो बीच में से थीटा अगर की बनाएंगे। जरूरत क्या है? अगर मान लिया मैंने कुछ एंगल, अरे थीटा की जरूरत क्या है? अरे दोनों कंपोनेंट e गुना करोगे तो थीटा सेम नहीं आएगा। हाँ ठीक है। टेन थीटा तो रेशो होता है ना उनका। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 हो गया। आ गया, फ्रिक्शन है नीचे। 6 7 सर एक बार 7 में ऐसा था, उसका क्यू सेंटर मास के नियर है। ट्रेजेक्टरी ऑफ पॉइंट P, ये वर्टिकल गिरेगा P पॉइंट। हाँ, तो जब ये फॉल होगा सर, तो क्यू सेंटर ऑफ मास के पास रहेगा, इसलिए आर और पी जैसे आर हमने और ये माना, ये इधर माना, या उल्टा भी मान सकते हैं, उल्टा भी मान सकते हैं। हाँ, इधर ये ऐसे घूमी। अब बोलो। तो मैंने ऐसे सोचा था कि आर जो क्यू जो है वो सेंटर ऑफ मास के पास है, जो फाइनली जब फॉल करेगा तब भी सेंटर ऑफ मास के पास रहना चाहिए, हाँ हाँ, तो सही है ना, बिल्कुल सही है। तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, इसलिए सही है ना। ऐसे रॉड गिरेगी ना, सेंटर ऑफ मास इधर ही रहेगा, हाँ Q इधर होगा, R इधर होगा, P इधर होगा। हाँ यही ठीक है। इनिशियली ऐसे थे, हाँ बिल्कुल सही है। अब हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन ज्वाइन कर दी, वो तो सीधे सीधे। सर करना सही होता है। हाँ तो ये बताओ, जब एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा है, तो इंटरसेक्ट करेंगे ही ना। नहीं वो तो पहले Q इधर था, अब इधर है, R इधर था, अब R इधर है, और स्मूथ कर्व है, पक्का काटेंगे। नहीं, काटने वाला समझ में आ रहा था, लेकिन ज्वाइन करना सही है ऐसे डायरेक्टली। नहीं तो हमें सभी का ट्रेजेक्टरी या तो इलिप्स होगा या सर्कल होगा, हाँ होगा। तो बस और क्या, ज्वाइन कर दो इनको। हमें कौन सा एग्जैक्ट बनाना है, रेडियस निकालनी है। सही बात है, सही बात इलिप्स की आर्क बना दी सबकी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया डेली। 9th आ गया होगा पक्का। आ गया। 10th हो गया। ये 10th नहीं आया सर। तो सबसे ज्यादा भारी होगा, उसको सबसे कम वेलोसिटी की चेंज देखो, ए में चेंज आया इतने का, इसमें चेंज आया इतने का। इंपल्स दोनों में सेम थे, जिसमें वेलोसिटी चेंज ज्यादा आया उसका मास मास कम। कम।
इसमें शायद चेंज, इसमें चेंज इतने का है, इसमें चेंज इतने का। क्लियर? तो इम्पल्स सेम है, डेल्टा वी इज इक्वल टू जे बाय एम, और डेल्टा वी क्या है? ये इसका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ये एम एस का, तो एम एस इज ग्रेटर देन एम ए, यहां से एम एस इज लेस देन एम बी। 11th हो गया, 12th हो गया। 13th। ये तो सीधे वो पोटेंशियल एनर्जी वाली था ना 12th वाला, हाँ वो हाँ, वो तो सेंटर ऑफ MG मास है वाला। 12th में जिसका सेंटर मास सबसे ऊपर। 13th हो गया। 14 ये तो वही आ गया। हो गया। 15th फिर इसमें 16th। दोबारा डी पे पहुंच जाएगा डीओडी पे। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ जाएगा, समझ गए, कॉमन वेलोसिटी का केस आएगा। ये यहाँ कॉमन, यहाँ सॉरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी शायद। तो डी तक थोड़ी ना पहुंच पाएगा दोबारा। क्यों? आपने बोला था नहीं, लेक्चर में बोला था। हाँ हाँ, नहीं, इसमें वो तो पीछे पहुंच जाएगा। दीवार होती तो आगे जाएगा तो अरे दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अच्छा ठीक है। बीच में ये केस बनेगा जब ये आएगा, जब ये नीचे पहुंचेगा तब ये केस बनेगा हाँ है ना। मैंने इधर कहीं आएगा, है ना, इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, फाइनली ये केस आएगा इधर, फिर इसके बाद ये केस आएगा। आ गया समझ में? फिर इसके बाद ये ओरिजिनल केस आएगा, ऐसा बनेगा, ठीक। उसमें 2 बार तो मैक्सिमम बॉल की मैक्सिमम स्पीड तब होगी, कब होगी? ये यहीं पे, यही है मैक्सिमम, क्योंकि ये V1 ये V2, अब ये V1 पलट गया, V2 पलट गया, यहाँ दोनों रेस्ट पे आ गए, यहाँ रेस्ट पे आ गए, ये होगी मोशन। आगरा बॉम्बे। सर ये इसमें पता कैसे चला कि वो ब्लॉक वो ऊपर पहुंच जाएगा इस केस में? क्योंकि फाइनली दोनों रुकेंगे ना, एक रुकेगा तो दूसरा रुकेगा, क्योंकि मोमेंटम 0 है हॉरिजॉन्टल में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जाता रहे एक ना जाए। हाँ समझ गया। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें क्या था, सिस्टम के पहले पास से मोमेंटम वेलोसिटी दी थी, तो सिस्टम के पास मोमेंटम बचाए रखने के लिए कुछ वेलोसिटी चाहिए, वी कॉमन यहाँ थी। मोमेंटम ही नहीं है, तो पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। 16वां बॉम्बे नहीं बना वाला नहीं आया। अरे यार इतना सारा क्वेश्चन नहीं कर पाए। बॉम्बे नहीं आया, इसका इसके रिस्पेक्ट में ए आएगा, ए नॉट, हाँ। कार्ट का ए नॉट, यही होता यस सर। ये 45 डिग्री कार्ट की इक्वेशन, T/√2 इज इक्वल टू एम ए नॉट कार्ट की, ठीक है। बॉल की इक्वेशन इस डायरेक्शन में ले लूं, mg/√2 इज इक्वल टू एम ए माइनस ए नॉट बाय, कोई दिक्कत है? नहीं और एक और इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन हम किस डायरेक्शन में ले लें? इस डायरेक्शन में ही ले सकते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, mg/√2 माइनस टी एम ए नॉट बाय, मिल गई 3 इक्वेशन। एक तरीका, हालांकि बेहतर तरीका था जिसमें हमें टी का रोल ना आए, तो इसका ए नॉट, इसका ए, इसका ए नॉट कार्ट का, सभी का मास एम है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन सेंटर ऑफ मास का, तो ma/√2 इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए, सोचो ए नॉट, हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स 0 तो कट जाएगा, तो ए की वैल्यू 2√2 ए नॉट आ गई, अब मैं जो इक्वेशन लिखूंगा वो इस डायरेक्शन में लिखूंगा, तो mg sin थीटा
की वैल्यू एम ए माइनस ए नॉट बाय रूट टू, ए की वैल्यू 2√2, ए नॉट बाय रूट टू, 1/√2 g/3। आ गया? पक्का समझ गए क्या किया? ये ए नॉट माना कार्ट के रिस्पेक्ट में, इसको भी दिया, इसको ए दिया, एक मोमेंटम की इक्वेशन ए और ए नॉट में रिलेशन आ जाए। फिर हमने इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिख दी ब्लॉक की, सो दैट टेंशन ना आए। तो एबीसी सही है। 18th चले दिल्ली भी है। आ गया? नहीं, वो एरिया अंडर डायरेक्शन द गलत है। इक्वल टू इम्पल्स जी, तो वेलोसिटी आएगी जी बाय ड्यूरेशन कैसे निकाला? पीरियड ऑफ कहाँ? डिफॉर्मेशन। अरे ये डिफॉर्म है, ये रिफॉर्म हुआ, लीनियर वेरिएशन। ये डिफॉर्म हुआ, ये रिफॉर्म हुआ, ये लीनियर वेरिएशन है। हाँ फिर भी तो आ जाता। ठीक है ठीक है। एक बार दिल्ली बता दे, दिल्ली में आप डायरेक्शन में सही है। ए एंड बी ऑफ ए है 5, बी है 10, विथ वेलोसिटी 1/2, 4। मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। हेड ऑन कोलिजन इन फ्री स्पेस, फोर्सेस ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है, तो इस दौरान इंपल्स कितनी लगी? तो इंपल्स आई 150, 1/2, 0.3। सही है। तो 45/2 ये इंपल्स है। ये तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, टोटल इंपल्स एरिया अंडर द कर्व 45/2। तो इस पे मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो इसका चेंज इन वेलोसिटी 4.5 हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी 0.5 इस तरफ आ जाएगी। इसमें जो चेंज आया उसका आधा चेंज इसमें आएगा, क्योंकि समझ गए? तो 4.5 की जगह 2.25 का चेंज आएगा। की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो 2.25 इसकी बढ़ गई, तो 1.75 आ गई इधर अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों अपोजिट हो गए। ठीक है। चलो अगला सर 19। एक मिनट, ये पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन आपने कैसे बताया था? ये नहीं निकाल पाओगे, मतलब वी कॉमन निकाल के सॉल्व कर लेते कॉमन वेलोसिटी पता है ना ये। हाँ, इंपल्स हमें पता है ना यहाँ तक कितनी है, ये टी एन नॉन मान लो, यहाँ तक की इंपल्स हमें पता है कॉमन वेलोसिटी से। ओके सर, ठीक है। जी 19 19 हुआ। जीरो तो है। देखो ये Question तो तो है ही कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब क्वेश्चन को हम ऐसे मान सकते हैं m1 और m2 और इस पे f लगा दें, इसके लिए सॉल्व करना, क्योंकि इसका आंसर और इसका आंसर तो सेम आएगा, बस एक में कंप्रेशन एक में एक्सटेंशन। ये सोच पा रहे हो? और इसको सॉल्व करने के लिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करना पड़ता है, बताया था मैंने। नहीं बताया था। पहले का भी एक नहीं, ये तो नहीं। एक आध बार ये स्पेशल क्वेश्चन, इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही सॉल्व करना पड़ता है, एक बार बताया था पहले बीच में, है ना। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो सेंटर ऑफ मास को स्टॉप करते, तो इस पे फोर्स आता सेंटर ऑफ मास वाला। ये रिवीजन वीडियो में बताया था। रिड्यूस मास का डेरिवेशन, रिड्यूस मास पता नहीं। तो इस पे आएगा ma1, ma सेंटर ऑफ मास, तो इस पे फोर्स बना m1f बाय m1 प्लस m2। तो वही है ना, सिंगल स्प्रिंग सिंगल ब्लॉक मान देते तो रिड्यूस मास में ऐसे चल वो इस पे भी आया ये, अब हम ये मिटा देते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम एक्सटेंशन इसका अलग इसका अलग। ठीक है, इन पे फोर्स आया तो मैक्सिमम एक्सटेंशन नेचुरल लेंथ से लगाओगे तो 2f/k आएगा। तो इसको अगर x1 माने, इसको अगर x2 माने, अलग अलग ना करना हो, तो
m1 f बाय f1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस x1, ये वर्क है, ये हाफ की x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर में स्टोर हो जाए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू 2f बाय m1 प्लस m2 इंटू m1 बाय की, ये है 2 आएगा ना? एक 2 आएगा, 2 आया तो ऊपर कहाँ, ये 2 है तो ऊपर। x1 अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन मान रहे हैं, x1 x2 की नहीं impact है। ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से ये माना x1 किसका, ये माना x2 किसका, तो इसका वर्क डन f इंटू x2, f इंटू x1, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक x1 प्लस x2 का टर्म कट गया, तो x1 x2 आया 2f m1 बाय m1 प्लस m2, ये आया। ठीक है। इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन 2f m1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। सर कि सर इस क्वेश्चन को आपने शायद एक बार ऐसे बताना चाहिए कि इन दोनों ब्लॉक को एक कंबाइंड रिड्यूस मास में कर लो और उसको एक सिंगल स्प्रिंग सिस्टम मान लो, एक तरफ वॉल सेट है जो वो वाला, और फिर उससे भी निकाल F वाले में नहीं बताया था मैंने, तब बताया था जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो, जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स वो इंटरनल फोर्सेस की हो तभी लगता है, ओके है ना। ये आया आंसर तो हमारा, तो इसका आंसर आएगा, पहले का आंसर आएगा 2f इंटू 2m बाय 4m, इसका आंसर 2f इंटू 3m बाय 4m, इसका आंसर 2f इंटू m बाय 4m, नहीं शायद m दूसरा वाला है, m दूसरा वाला है, इसमें m आ रहा है, इसमें 3m आ रहा है, तो सबसे ज्यादा एक्सटेंशन आया फिगर 3 में, मैक्सिमम कंप्रेशन आया फिगर 3 में, मैक्सिमम कंप्रेशन फिगर 3, मैक्सिमम कंप्रेशन फिगर 1 इज ग्रेटर देन इन फिगर 2, बिल्कुल सही, ABC सही है, ये फॉर्मूला बनाएंगे। इसमें लग तो ये रहा है कि सिर्फ फ्रिक्शन है नहीं और फोर्स लग रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन से, तो कंप्रेशन आएगा ही क्यों नहीं आएगा यार, ब्लॉक दबेगा, एक पे फोर्स कुछ देर बाद ट्रांसफर होगा, एक पे पहले ट्रांसफर हो गया है, बिल्कुल आएगा। पीठ नहीं आ रही है यार एक पे ये है, इस पे हमने फोर्स लगाया, ये दबेगा, जब दबेगा तब जाके स्प्रिंग दबेगी, फिर फोर्स ट्रांसफर होगा। हाँ ये तो इस पे हमेशा F लग रहा है, इस पे KX लग रहा है, इस पे F माइनस KX लग रहा है, उस पे KX लग रहा है, अलग अलग है ना, तो ये ज्यादा दब जाएगा। सोचो, ये तो फील ही कर सकते हो कि इन दो में ये ज्यादा दबेगा, मोर प्रेस होगा, क्यों, आगे वाले को क्योंकि इस वाले पे फोर्स ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है। सोचो, इस पे m, इस पे 3m, ये इससे इधर गया, इससे इधर गया, यहां देखो ये F माइनस KX बाय 3m से अंदर आया, वो KX बाय m से बाहर निकला, सोचो ज्यादा ये दबेगा ना। हाँ ये बात सर ऐसे वेरीफाई कर सकते थे, जो बड़ा मास है उसको वॉल टाइप का मान लेते हैं इन्फिनिटी टेंडिंग के लिए। इन्फिनिटी मान लेते दूसरे वाले को, लेकिन वो एक इन्फिनिटी मानोगे तो दूसरा अपने आप इन्फिनिटी हो जाएगा, वो फिर ऐसे वेरीफाई करते हैं इनफाइनाइट m और m, इसको और एक बार m और इनफाइनाइट m, इस पे फोर्स लगाते, इस पे फोर्स लगाते, तो ये तो दबता ही नहीं, ये जरूर दब जाता, ये सबसे ज्यादा दबता है ना। हाँ चलो 20 हो गया, चलो 21 22 हो गया, चलो 23 24 25 हो गया, चले 20। सर इसमें इन लोगों ने सिर्फ एक बार कोलिजन माना है, मतलब तो पहले वाले का कोलिजन हो रहा था, सही जितने होने हैं सब माने होंगे, नहीं माना। पहला 2m u से टकराया तो ये m और तेज चला गया, फिर m रेस पे है, फिर ये इससे टकराया तो
ये रेस्ट पे आ गया। नहीं, E1 E2 अलग अलग है। हाँ लेकिन E1 1 ही E2 1 ही है तो E2 1 है, कैसे पता? पहले केस में क्या लिखा क्वेश्चन में पहले केस ओके, E2 1 तो ये रेस्ट पे तो एक बार और टकरा जाएगा ये तो। वो नहीं किया उन्होंने। हाँ तो मेरे ख्याल से लिखना चाहिए उसका था, आंसर दिल्ली भी आ रहा था। लिखना चाहिए था। हाँ, एक बार ही कोलिजन लिया है, 2 ही इम्पैक्ट माने हैं। सही कर लो तुम तो, 2 ही इम्पैक्ट मान के निकाल लो। संघर्ष है क्वेश्चन में, तो 2 इम्पैक्ट मान के निकाल लो। चलो अगला बोलो। चले आंसर आगरा नहीं है। किसमें? आंसर बॉम्बे। बॉम्बे है। सेंटर ऑफ मास पहले का तो पक्का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, पी का। मस्ट रिमेन एट रेस्ट 3, सही तो है। आर वाले का 1 कैसे हो सकता है? आर का हर जगह फ्रिक्शन लेस है, तो सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाँ तो मे बी सेंटर ऑफ 0 कैसे होता है? आर वाले में उसमें है ना, वाले दो में ब्लॉक कैसे के होगा? बीच में। आर का आंसर तो 1 है ना। कैसे वही पूछ रहा हूँ, एक्सीलरेशन एक ही 0 सिस्टम मान लेते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ आर वाले का, हाँ हाँ हाँ, आर वाले का आर 1 तो कैसे रफ है हो ना। रफ दिया है उसमें, तो म्यू आर में सफिशिएंट हो जाए। आर में रफ है, रफ है। Q आर का तो ये फिर इंटरनल है ना, लेकिन चलो अरे तो सेंटर ऑफ मास तो हो सकता है म्यू टेन थीटा से बड़ा हो, हाँ वो हिले ही ना। स्लिप ही ना करेगा, कुछ मोशन ही नहीं है। ठीक है, ये हाँ बोलो। क्यू वाले में ये इसको ऐसे वो रोलिंग वाला मान सकते हैं ना, कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये फ्रिक्शन तो स्टैटिक इंटरनल रहेगा। है, इंटरनल है जो भी है। हाँ। रोलिंग वाला, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी वाले का भी आगरा कहना सही है ना? पी वाले का वैसे Quality आगरा भी वाले का, लगाना Q वाले चाहिए का भी था। 1 कहना सही है ना? पी वाले का 1 भी लगाना चाहिए था वैसे। Q में एक्सेलरेशन नहीं होगा सर कोई, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा इसमें Q वाले में, मतलब स्टैटिक सेंटर ऑफ मास कहाँ है? एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है हॉरिजॉन्टल में? फ्रिक्शन तो आ रहा है फ्रिक्शन इंटरनल नहीं है सर, लेकिन सिस्टम में तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा ना नीचे वाले क्या का। कर रहे हो? ये सिस्टम के लिए इंटरनल नहीं है। नीचे तो फ्रिक्शन, नीचे भी फ्रिक्शन है, रफ। ओके, हाँ रफ लिखा और घर्षणहीन लिखा, ठीक है। इंग्लिश पे जाएंगे सर। मेरे ख्याल से स्मूथ ही है शायद, पता स्मूथ ही होना चाहिए। नहीं, स्मूथ ही होगा। ओके, इसका आंसर क्या दिया अभी पता चल जाएगा। तो ऊपर नीचे के सेम नहीं हो क्यू जाएगी? का आंसर, हाँ तो ये स्मूथ है, स्मूथ है। ये गलत लिखा है, हिंदी में सही है। फिर तो ऊपर और ऊपर ये पी और क्यू सेम हो गया। नहीं, इसमें ये रेस्ट पे है, इसमें ये मूव कर रहा है। रफ में क्या दिक्कत होगी? अरे एक्सटर्नल एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्यों? नीचे फ्रिक्शन हुआ, एक्सीलरेशन नहीं आ जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे आएगा? ये स्मूथ है, गलत छपा। ये देखो हिंदी में नीचे वाला मूवी ना कर रहा हो ब्लॉक। हाँ भाई, नीचे वाला मूव ही नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्यों? फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है ना। स्टैटिक अगर वो मूव कर जाएगा तो मतलब फ्रिक्शन ने वर्क डन कर दिया, तो स्टैटिक मस्ट वर्क करता लिखा नहीं है, है। मस्ट लिखा है, मस्ट। मस्ट गलत है। हाँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। वो स्मूथ है। चलो 29 30। तो हर जगह घर्षण नहीं लिखा है सर। नहीं, एक जगह घर्षण युक्त दिखा मुझे, ये देखो। हर जगह देख लीजिए, हर जगह अरे लिखा ये है। देख, ये देखो, हाँ ऊपर ये वाले देखो, नीचे वाले। ये देखो। हिंदी Okay. मीडियम वालों की बड़ी दिक्कत है, ओके, कॉमन इतनी मिस्टेक छोटी हो चीज़ जाएगी। देख नहीं रहा था। ऐसा नहीं होता। मुझे दिख रहा है। चलो 29 30, चलिए चलिए। चले 31 32 33। सर, ये 32 32 वाले में इनिशियल जो सेंटर ऑफ मास की हाइट है, इन्होंने वो कंसिडर ही नहीं करी है। इनिशियली जो साइड पे होगा, हाँ वो कंसीडर नहीं करी मैंने। फ्रॉम द लिखा तो है, क्या? अच्छा ठीक है, उसी को ओरिजिन मानना है। उसी को ओरिजिन मानना है। ठीक है फिर। सर इस क्वेश्चन में दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख के मैक्सिमम कर सकते थे क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। 33 चले चलिए 34 ये वाला 34 बता दो। वेलोसिटी ऑफ बी बहुत ही आसान है ये ना।
तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा उस समय इसकी वेलोसिटी v, इसकी v डैश और v डैश की वैल्यू 0 होगी। ये समझ में है? क्योंकि थीटा मैक्स है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया होगा, तो v डैश की वैल्यू हो गई 0 और v निकाला हमने हॉरिजॉन्टल कंजर्वेशन मोमेंटम। तो mb प्लस mcv, एक इक्वेशन, एक वर्क एनर्जी थ्योरम, mgh इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? सर कैसे कहा आपने कि दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी? ऐसे लेते ना, इसकी रिस्पेक्ट में v डैश लेते और इसका जोड़ते, और अगर थीटा कांस्टेंट है तो v डैश की वैल्यू 0 है ना, मैक्सिमम आ गया थीटा। तो थीटा मैक्सिमम, अच्छा हाँ, इस v डैश की वजह से ही तो बदल रहा है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। 35। तो एक तो 33 में v1 बता दीजिए, v1 क्या था? वो v2 ही v1 है शायद, वो v2 v1 है। जो v2 दिया है ना वही शायद v1 अरे है। वही है v2, हाँ यही v2 ही v1 है। हाँ, इसको v0 मान लो। $35 हो गया। चलिए 36 चलिए डबल आएगी हाँ वेलोसिटी m इंटू रूट 2gr बाय m1 प्लस m2 का ट्वाइस। ये आंसर है 36 का। $37 as proved। 37 38 चले हो गया as proved। चला चलो ठीक है। तो परसों तुम्हें सुबह ये करना है, परसों मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 बजे जब भी मैं रखूंगा मीटिंग, या हो सकता है और पहले रखूं, मैं कल बता दूंगा शाम को। तुम्हें ये शीट कंप्लीट करनी है सेंटर ऑफ मास 2, ठीक है? हाँ, और रोटेशन 1 लेक्चर देखना है ठीक। परसों मॉर्निंग, रोटेशन 1 लेक्चर और सेंटर ऑफ मास ये। तो देखते हैं जब रोटेशन वाली शीट मैं अपलोड कर दूंगा, शाम तक कर दूंगा। आज क्या काम है? हाँ, आज एक शीट मिली है ना, केमिस्ट्री की होगी उससे ज्यादा ज्यादा। वो शाम तक करूंगा, लेकिन शाम तक मैं रोटेशन 1 की शीट डाल दूंगा, ठीक है? सर एक मेरी हाँ। सर्कुलर का डाउट था कि हम जैसे मतलब जो गोला था उस पे घुमा के एक ब्लॉक को देख रहे थे, तो हमने कोर्डियोलिसिस फोर्स लिए हुए थे, है ना? बट अगर अगर फ्रेम स्टॉप करने पे भी बॉडी स्टॉप नहीं हुई तो कोरियोलिस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ सर, बट सर अगर हमें क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट नहीं करना तो हम सीधे जो ब्लॉक है उसी के ऊपर कैमरा लगा दे, तो कोरियोलिसिस तो कभी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उसका वेरिएबल एक्सीलरेशन आएगा हर इंस्टेंट पे, अगर चीजें बदल रही होंगी तो। और चीजें क्यों सर? मतलब एक उसी के एग्जांपल खुद पे लगा दिया, अगर तुमने उसी के खुद पे लगा दिया तो इक्वेशन बनी कहाँ? एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए नेट। ए नेट उस फ्रेम में 0 है, एफ नेट भी 0 है, अब क्या फायदा हुआ? बट सर एम ओमेगा स्क्वायर आर वगैरह भी हम मतलब तो कंपेंसेट वो तो करके सब जैसे कट गए होंगे ना, हमने कहा सब कट गए, नेट फोर्स ये आ गया। अब क्या कर लिया तुमने? उससे चीज सॉल्व हो जाती थी, पिछले साल तक सती से कराते थे। कैसे हो जाएगी? वो तुम्हें पता नहीं चलता था तुम किसको स्टॉप कर रहे हो, हमेशा हम इसको स्टॉप करते थे। तो ब्लॉक इसके साथ रिजिडली कनेक्टेड था तो ये स्टॉप हो जाता था, तो इस पे एक स्यूडो ये आता था, एक फ्रिक्शन mg इधर आता था, जो भी म्यू mg। हम फ्रेम स्टॉप करते थे। बट अगर ब्लॉक को स्टॉप किया तो भी यही सेम तो ब्लॉक को स्टॉप करा तो सेम बनेगी, क्योंकि हमें ब्लॉक का एक्सीलरेशन पता था ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हमने स्टॉप किया, ये इधर दे दिया। अच्छा हाँ, अगर यही वेरिएबल आ गया तो क्या करें? सही बात। हाँ समझ गया। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अपन कल परसों में। आप कभी स्टोरी डालोगे? पता नहीं, अभी तो नहीं।